Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन को। पार्ट 1 में हमने एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया था और हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी था, इंट्रोडक्शन पार्ट भी था वो। मुझे उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैप्टर नंबर 18 की साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो पार्ट मिल जाएगा। और अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने एयर पोल्यूशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। हमने एयर पोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भाई एयर पोल्यूशन होता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या है, फिर हमने पढ़े कि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, पूरे वर्ल्ड पे एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम उससे बच कैसे सकते हैं। सेम जो हमारा सीक्वेंस है वो वाटर पोल्यूशन में भी होगा। वाटर पोल्यूशन में भी हम पहले पढ़ेंगे कि भाई वाटर पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, फिर हम लोग उसके बाद कॉजेज पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, फिर हम उसके लास्ट में प्रिवेंशन पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन मुझे उम्मीद है कि उसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ये पोल्यूशन के चैप्टर्स होते हैं ये ऑलरेडी इतने डिटेल में दिए हुए होते हैं और ऐसे इतने इजी होते हैं कि इंसान को थोड़ा सा डेटा याद करना होता है। और साथ साथ हमें तो इतना पता ही होता है कि भाई एयर जो पॉल्यूट होती है या वाटर जो पॉल्यूट होता है ये बेसिकली किन की वजह से होता है। ठीक है, इनके क्या क्या कॉजेज होते हैं, इनके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं। क्योंकि हम जहाँ भी रह रहे हैं वो अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो हो सकता है कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा इतना पता नहीं हो, लेकिन अगर आप इस सिटीज में रह रहे हैं या आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। क्योंकि जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है या फिर एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, तो ये बेसिकली किन की वजह से होता है, कैसे होता है, ये सभी को पता होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, बस आपको अपनी अभी बुक खोल लेनी है। जाइए जाकर के बुक खोलिए और बुक खोल करके जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसको बस ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह सब चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। चलिए वाटर पोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है भाई? वाटर पोल्यूशन का मतलब वाटर को पोल्यूट करना। तो वाटर को जो पोल्यूट करते हैं तो इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले वाटर पोल्यूशन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ। जो हमारे अर्थ है उसमें जो नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें से जो वाटर है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। यानी कि अर्थ का जो है हमारा 75% वो वाटर से ही घिरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 25% पे लैंड है। तो जो अर्थ है वो हमारे पास इतनी क्वांटिटी में है, उसके बावजूद भी हमारे पास अर्थ की बात करी मैं, वाटर जो है वो हमारे पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है और उसके बावजूद भी हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, फिर वो हमें इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज जो है वाटर पॉल्यूशन, ये कहीं ना कहीं सर के ऊपर से गुजर रही है। मतलब कोई भी चीज अगर हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली अगर वो थोड़ी सी चीजें होती है, थोड़ा सा हमें इफेक्ट कर रही होती है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो चीज एक्सेस होने लगती है, जब वो हमें इफेक्ट करने लगती है, सोचिए खुद ही कि हमारे पास 75% हमारी पूरे अर्थ का, पूरे वर्ल्ड का 75% जो है वो वाटर से ही घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि 75% पे वाटर ही है और उस वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, वो पॉल्यूट हमें इफेक्ट कर रहा है। तो सोचिए कि वाकई वाटर पॉल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, सो इसी वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हमें बहुत पहले ही इसको डिस्कस करना चाहिए, वैसे काफी टाइम से इसको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है किसी भी चीज को जब पूरे तरीके से खराब कर देते हैं तब जाकर के हमें होश आता है कि हाँ भाई हमें इस सिलसिले में भी कुछ करना चाहिए। ओके, चलिए ये इस बात तो एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन फिर भी हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा अमाउंट होने के बावजूद भी हम अगर वाटर को पॉल्यूट करते हैं तो सोचिए कितनी ज्यादा परेशानी की बात है ना। The 3 main types of water sources are, हमारे पास जो वाटर के सोर्सेज हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो पहली बात ये है कि सरफेस जो वाटर होता है, जो कि हमें सरफेस वाटर, जैसे कि भाई ग्राउंड के सरफेस पे जो वाटर मिलता है उसमें आपका स्प्रिंग से आ गया वाटर है ना। स्प्रिंग छोटे छोटे आप ऐसी नालियां सी होती है ना जो ग्राउंड वाटर से निकली हुई होती है। स्ट्रीम्स हो गई जो धाराएं होती हैं, थोड़ी पतली पतली सी, जैसे रिवर नहीं बोल सकते, रिवर से भी पतली सी धारा नहीं होती,
एकदम नालियां भी नहीं बोल सकते, नालियों से आप थोड़ा सा और बड़ा ले लो, रिवर से छोटा, पॉन्ड से छोटा, नालियों से थोड़ी लंबी लंबी धाराएं जो होती हैं वाटर से, तो वो सरफेस वाटर में आता है ना। वो उनका जो विड्थ होती है, जो उनकी चौड़ाई या लंबाई जो होती है, वो लंबाई तो काफी होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो कम ही होती है, और बेसिकली जो उनकी गहराई होती है ना, वो बहुत ही कम होती है, 1-2 फुट ही होती है। वाटरफॉल्स हो गए, जो झरने होते हैं, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, तो हमें ये सभी जो है ये सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के अंतर्गत आते हैं, और ये हम सरफेस वाटर जो है हम इन्हीं से प्राप्त करते हैं। ये हमें बेसिकली अभी वाटर के बारे में बता रहे हैं कि भाई वाटर के रिसोर्सेज, हमारे वो रिसोर्सेज नहीं, वाटर के सोर्सेज क्या है, हम वाटर कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पहला हमारा सरफेस वाटर हो गया, जो सरफेस वाटर में आपका स्प्रिंग, स्ट्रीम, वाटरफॉल, रिवर्स एंड लेक्स है। सेकेंड हो गया हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में मतलब आपका थोड़ा सा अंदर चले जाओ, है ना, जैसे कि आप वेल का जो कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदता है, तो कुआं को खोदने के लिए हमें काफी गहराई में जाना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि वाटर बहुत ज्यादा गहराई में है, तो वहाँ पे वेल बहुत ज्यादा गहरा होता है। लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि वाटर ज्यादा गहराई में नहीं है, तो वहाँ पे वेल जो है, वो कुआं जो है वो ज्यादा बेसिकली 12-13 फुट में ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस जगह पे कि भाई जैसे अब आप राजस्थान में जाके कुएं खोदने लग जाओ, तो वहां पे आपको इतनी जल्दी तो वाटर मिलने सर आपको बहुत ज्यादा 40-50 इवन के 100 फुट तक के आपको जो है वाटर को ऑब्टेन करने के लिए आपको 100 फुट तक के आपको खोदना पड़ेगा, जब जाकर के आपको कुएं का पानी मिलेगा। और जिस एरिया में हम रहते हैं तो वहां पे तो आपको 12 या इवन के 8-9 फुट पे आपको वाटर मिल जाएगा। साल्टी वाटर में आपको ये आ गया सीज और ओशियन का वाटर होता है बेसिकली, है ना। तो आप जानते ही हैं कि जो सी और ओशियन का वाटर होता है वो साल्टी होता है, इसमें वो उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको उसको कंज्यूम करने के लिए आपको उसको फिल्टर करना पड़ेगा, पूरा इसका प्रोसेस होता है, देन जाकर के हम उसको यूज करते हैं। इवन के वाटर पीने के लिए भी यूज नहीं किया जाता है, दूसरी चीजों के लिए उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज बता दिए गए आपको, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सॉल्टी वाटर। तो भाई हमारे पास 3 सोर्सेज है कि हम 3 सोर्सेज से वाटर को ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। तो भाई उनको, कोई भी लिविंग बींग है, कोई भी है ना, तो उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए, लाइफ को प्रोसेस में लाने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए उसको वाटर की जरूरत होगी। ठीक, बिना वाटर के तो इंसान रह नहीं सकता। दिस वाटर कैन बी कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ लाइफ। तो इसी वजह से वाटर को हम कहते हैं कि भाई ये लाइफ का सपोर्टर है। जिस तरीके से ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदगी गुजार नहीं सकता, इसी तरीके से वाटर के बगैर भी इंसान जो है वो जिंदगी गुजार नहीं सकता। इवन ये कि अगर आपके सामने, अगर आपको प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और आपके सामने दुनिया की कोई भी ड्रिंक ले आए, कोई भी, आपको कितनी भी पसंद है, आपको जो भी ड्रिंक है, आपको मिल्क पसंद है, आपको कोका कोला और जितनी भी ड्रिंक्स हैं आपके पास, वो सब लेकर के आ जाए आपके सामने, तो आपको वो सारी चीजें जो है वो वाटर के सामने एकदम आप ये सोचेंगे कि भाई इसको हटाओ और मुझे वाटर दो, पानी दो, मुझे पानी पीना है। तो इसी वजह से वाटर को लाइफ का बहुत ही बड़ा सपोर्टर कहा जाता है। इवन कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी पूरी ज्यादातर जो है वो पूरी वाटर से ही बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली पॉल्यूटिंग अवर रिवर्स, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज। तो लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम कंटिन्यूअसली बराबर अपने रिवर्स को, अपने सीज को, जितनी भी वाटर बॉडीज है, जिस भी सोर्सेज से हमें वाटर मिलता है, हम उसको जो है बराबर पॉल्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, और इस हकीकत में हर इंसान इन्वॉल्व है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो ये ना कहे कि भाई मैं वाटर को पॉल्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने लेवल पे वाटर को इवन क्या हर चीज को पॉल्यूट करने में वो अपने लेवल पे जरूर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो भाई अगर आप अपने ही लेवल पे थोड़ा सा इस चीज को रोक लो, आप ना करो, तो ये आपके लिए सोचिए कितना बड़ा आप योगदान दे रहे हैं वाटर को ना पॉल्यूट करके, लाइफ को बचा करके। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो डिस्कस करते जाएंगे कि हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, और भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कैसे वाटर को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए क्या क्या उसने प्लान बनाया है, तो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम उसके कॉज पढ़ लेते हैं कि पहले कॉज क्या है वाटर पॉल्यूशन के। वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, तो उनमें से जो कॉजेज हमारे सामने दिखते हैं, हमें जो बिल्कुल हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, तो पहला क्या है कि भाई डिस्चार्जेस ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सीवेज इनटू वाटर बॉडीज इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रीज होती हैं, और जो भी जितनी भी हमारे पास जो भी
घरों से निकला हुआ गंदा पानी होता है या नालियों का पानी होता है या सड़कों का पानी, कहीं का भी पानी होता है, तो वो अनट्रीटेड रहता है, टॉक्सिक रहता है, उसमें केमिकल्स मिले हुए रहते हैं। तो अनट्रीटेड का मतलब ये है कि आपने उसको ट्रीट नहीं किया। ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि वाटर को ट्रीट जब कर देते हैं तो उसके अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनको ना प्लांट में ले जा करके, जो प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स जो होते हैं, वहां पे ले जा करके उनके टॉक्सिक केमिकल्स को अलग कर दिया जाता है, फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहाँ पे इन वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है। अगर हम इनको बिना ट्रीट किए ही अगर हम इनको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सोचिए ये वाटर को पोल्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। जहाँ पे भी इनको अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिस भी फैक्ट्री से निकल रहा है, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो सकती है, वो कोई भी फैक्ट्री, तो उससे जो वाटर निकल रहा है और हमने उसको ट्रीट नहीं किया है तो वो जा करके वहाँ पे जो उसके अंदर केमिकल है वो जा करके वाटर बॉडीज में मिलेंगे, वाटर को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मेन कॉज है, क्योंकि हम यही ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जा करके उसको ट्रीट करना चाहिए, आफ्टर दैट उसको हम जो है वाटर बॉडीज में हम उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला कॉज हो गया आपका, तो ये फर्स्ट कॉज हो गया आपका। सेकंड कॉज क्या है कि भाई जो गांव वगैरह में होते हैं, जहाँ पर के लोगों के पास पर्सनल बाथरूम नहीं होते हैं, पर्सनल उनके पास घरों में उनके पास जो सिस्टम होता है कि भाई पर्सनल किचन या टैप वाटर का जो सिस्टम होता है वो नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं, अपना सारा काम जा करके नदी नाली जो उनके आसपास होते हैं उनके पास जाके करते हैं। तो वो बाथिंग एनिमल्स, उनको अपने जानवरों को बात करना होता है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ जा करके उनको बात करवाते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, अपने कपड़े जा करके धुल रहे हैं। इन नियर लेक्स एंड रिवर्स पॉन्ड्स मेक द दीज वाटर बॉडीज डर्टी। तो भाई वो वैसे ही ऑलरेडी ऐसा तो है नहीं कि वो जाके समंदर में करने वाले हैं, ओशंस में करेंगे, नहीं, वो तो अपने आसपास जितने भी जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज गाँव में क्या होगा, वाटर बॉडीज सीज या ओशन तो नहीं हो सकता, वो एक रिवर होगा, पाउंड होगा, है ना। ये छोटी सी एक स्ट्रीम में तो इंसान करता नहीं, ये रिवर पॉन्ड वगैरह में करता है। तो सोचिए वही इंसान जो है जाकर के उसको गंदा कर रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा है, वहीं पे अपने कपड़े धुल रहा है, वहीं पे अपने एनिमल्स को बात करवा रहा है, खुद भी बात कर रहा है, सारे बच्चे अपने सारे उसके घर के बच्चे, इवन के पूरा गांव जो है जाकर के वहीं पे सारा काम कर रहा है अपना। और इवन के वो जो वेस्ट मटेरियल है ना, अपनी बॉडी का जो वेस्ट है उसको भी वहीं पे कर रहा है। तो इससे क्या होगा, और फिर बाद में जाकर के उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, वहीं से वाटर पीने के लिए भी वाटर लेकर के आ रहे हैं। तो सोचिए उससे वाटर बोर्न डिजीज कितनी ज्यादा हो सकती है ना। वाटर बोर्न डिजीज का मतलब ये ऐसी डिजीज जो कि वाटर की वजह से होती है, डर्टी वाटर की वजह से होती है। तो ये भी क्या है कि ये भी वाटर को पोल्यूट करने का दूसरा मेन कॉज है। ठीक है, मेन कॉज है। ये हो गया आपका, ये सारे वो कॉजेज हैं जो कि हम खुद करते हैं। ठीक है, तीसरा कॉज हो गया इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स used by farmers drained into water bodies by a process known as leaching। अब क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको उनके खेतों में पेस्टिसाइड वो या केमिकल फर्टिलाइजर्स को वो डालते हैं। ठीक है, और वो केमिकल फर्टिलाइजर्स या इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वीड्स को मारने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं ना, जो कि पूरे खेत को ख़राब कर देते हैं, या जो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो उनको मारने के लिए बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है जो कि उनको तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल पेस्टिसाइड ना यूज़ करके इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, इससे छिड़काव किया जाता है ताकि जो पूरा खेत है वो बिल्कुल साफ हो जाए। उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट की ऑक्सीजन को और दूसरे प्लांट्स के लिए जो जितनी भी मिनरल्स वगैरह चाहिए उनसे जो है वो ले करके खुद अपने आप को बढ़ा रहा है, पूरे खेत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको मारने के लिए क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो खेती है, जो उनका उपजाऊ है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा हो जाए, तेज़ी से हो जाए। तो इनका नुकसान क्या होता है, इनका नुकसान ये होता है कि जब ये जो है मिक्स होकर के उन प्लांट्स में मिक्स होकर के, पहली बात तो इंसान उसको खाता है। ठीक है, वो उपजाऊ जो है, जो भी किसान निकालेगा, जो अनाज उगाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास ही जाएगा, हम उसको खाएंगे। तो वो हमें, एक तो पहली बात ये कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो खेतों से जो पानी निकलता है ना, खेतों में आपने देखा होगा, अगर आपने, वैसे आपके यहाँ खेती होती होगी तो आप तो जानते ही होंगे, और अगर आपके यहाँ नहीं भी होती है तो आप कभी ना कभी तो खेतों में गए होंगे, तो वहाँ पे ना छोटी छोटी पतली पतली नालियाँ बनी होती, उन नालियों में पानी बहता रहता है। तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो वो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जा करके उन नालियों में, मतलब उन वाटर में मिक्स हो करके जा करके वो जो है उनको रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। तो वहीं से जो इतने केमिकल्स होते हैं वो जा करके उसमें मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के पूरी रिवर को खराब करते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर बॉडीज में अगर ये इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर को अगर आप इनको जो है बहाते हो या उनको डालते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग।
ठीक है। तो भाई इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सर्टेन पेस्टिसाइड्स सच एज डीडीटी कैन एंटर द बॉडीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी में जा रहा है एंड इवेंचुअली रीच ह्यूमन बींग्स बाय वे ऑफ फूड चेन्स। तो भाई हम खुद उन फूड चेन में अगर आप देखो तो फूड चेन में क्या है कि भाई इंसान जानवरों को खाता है, जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं, वो छोटे जानवर और छोटे जानवरों को खाते हैं। तो ये फूड चेन के तहत जो है सबके साथ ये सबके ऊपर जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तीसरा कॉज हो गया। चौथा कॉज हो गया, ये कॉज जो है ये तो इवन आप कह सकते हैं कि पूरे वाटर ही को बर्बाद कर देता है। वो क्या है कि जो फेरी बोट्स होती है, जो वाटर में जो बड़ी बड़ी सीज होते हैं, ओशियन में होते हैं, उसमें जो बोट होती हैं, कश्तियाँ चलाई जाती हैं, शिप्स जो चलाए जाते हैं, वो किससे चलते हैं? वो बेसिकली ऑयल से ही चलते हैं, कोल या पेट्रोलियम ही से चलते हैं। और वो जो और भी दूसरे ऑयल होते हैं जो इनसे चलाए जाते हैं। तो वो ऑयल जब इन इतने बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनके अंदर, उन टैंकरों से अगर वो सोचिए लीक होने स्टार्ट हो जाए तो वो लीक होकर के कहाँ जाएंगे? वाटर ही में जाएंगे। उस वाटर में जाएंगे तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 ग्राम 2 ग्राम या 1 किलो 2 किलो सॉरी 1 लीटर 2 लीटर इतना तो नहीं होगा, इतने तो नहीं बहेंगे। वो तो पूरे के पूरे सोचिए आप 100,000 लीटर, इतने ज़्यादा, या 2000 लीटर, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो वाटर में रिलीज होंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर में रिलीज होगा, जब वाटर में लीक होंगे तो वो वाटर को पॉल्यूट करेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ये ऑयल वगैरह होता है ये वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होता, ये वाटर की सरफेस पे अलग से भी रहता है। अगर आप इसको चाहें ना कि अगर आप वाटर और ऑयल को अलग करना चाहें तो इजीली आप अलग भी कर सकते हैं। इवन ये कि आप मतलब ये है कि आपको पूरा इतना तो ऑयल नहीं मिलेगा जितना आपने डाला था, लेकिन फिर भी आप वाटर और ऑयल को अलग कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन कॉज है कि ऑयल लीक्स फ्रॉम फेरी बोट्स। फेरी बोट्स किसे बोलते हैं? वो जो छोटी छोटी बोट्स होती है ना, जिन पे जाके आप कश्मीर में या और भी दूसरी जगहों पे जाकर के आप घूमते फिरते हैं, ओशियन का ये सीज का चक्कर लगवाते हैं। तो छोटी छोटी जो बोट्स होती है, शिप्स हो गए, बड़े बड़े शिप्स हो गए, हैव अ ट्रेल ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस एंड इन प्रोसेस पॉल्यूट रिवर्स एंड ओशियंस। तो भाई इनमें क्या होता है, जब इनसे जब इनसे ऑयल लीक होता है तो फिर ये क्या करेंगे? ओशियंस को, रिवर्स को, जहां भी ये चल रहे हैं उसको पॉल्यूट करेंगे। ऑयल स्पीच फ्रॉम ह्यूज टैंकर्स आर आल्सो मेजर कॉज ऑफ वरी एज दे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन मरीन एनिमल्स। और इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट हम ह्यूमन बींग्स तो डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते हैं उस वाटर को, लेकिन अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारे ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन जो जानवर बेचारे वहाँ पे रह रहे हैं, वो मछलियाँ हों, जो भी छोटे छोटे कैचवे हों, जितने भी मरीन लाइफ में जो भी जानवर होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बेचारे वो जानवर जो हैं। आगे मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाऊंगी जिन्हें देख करके आपको खुद इतना अफसोस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम इन बेचारे जानवरों को मार देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉजेज बताए गए थे जो कि आपको मेन कॉजेज हैं किसके? वाटर को पॉल्यूट करने के। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके इफेक्ट पढ़ेंगे कि भाई जब वाटर को हम पॉल्यूट कर देते हैं तो इसका इफेक्ट कैसा होता है। इसके इफेक्ट डायरेक्टली एक तो हम पे होंगे, जितने भी, यानी कि वाटर को पॉल्यूट करना, वाटर हर इंसान की, हर लिविंग बीइंग की ज़रूरत है। और ऐसी वैसी ज़रूरत नहीं है कि बस इस ज़रूरत के बिना हम जी रहेंगे, नहीं, ये ऐसी ज़रूरत है जो कि नीडी नीड्स है। इसके बिना आप रह ही नहीं सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते आप। कपड़े, खाने के बिना आप रह सकते हैं। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है 3 दिन 4 दिन, इवन के 1 वीक तक के भी अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप जी लेंगे, वो भी किसके बिना पर? वाटर के बिना पर। पानी पी पी करके आप जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी जो एनर्जी आपके अंदर यूटिलाइज है, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है एनर्जी, तो आप उसको यूटिलाइज कर करके आप 1 वीक तक के, बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखा है हमने जो कि 1-1 हफ्तों तक के उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पानी पी पी करके वो 1 हफ्ते तक के जिंदा रहे। और बाद में जब उनको खाना मिला तो उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन अगर आप वाटर ही को पॉल्यूट कर रहे हैं और इसी को ख़त्म कर रहे हैं तो सोचिए उसका इफेक्ट क्या होगा। आपको अगर वाटर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? 1 दिन तक के, 2 दिन तक के, 2 दिन तक भी नहीं आप जिंदा रह सकते, आपको तो मर ही जाएंगे। यही बात है। तो जब आप इन वाटर को पॉल्यूट करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कैसे इंसानों पे इफेक्ट पड़ता है, पूरी लाइफ पे, पूरी मरीन लाइफ पे, इंडस्ट्री, सब कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। Harmful effects of water pollution on living beings are as follows. Industrial waste discharge into water bodies contain a lot of toxic substance। ये तो बात हमें पता ही है कि जब इंडस्ट्रियल वेस्ट को, है ना, या जो फैक्ट्री से निकले हुए वाटर होते हैं, या हमारे घरों से निकले हुए जो पानी होते हैं, दुकानों से निकले हुए, जो कहीं से भी निकला हुआ वाटर, जो अनट्रीटेड वाटर होता है, जब उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है तो वो डिस्चार्ज करेंगे तो हमें पता ही है कि भाई हम ऑलरेडी जानते हैं कि उस वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद है, फिर भी हम उसको बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। तो इसका क्या होता है? दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। और वही वाटर बाद में क्या होता है, वो जाहिर है वो अनफिट तो हो ही जाएगा, और उसी
वाटर को जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे ऊपर ही मतलब हमारे ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप बिना ट्रीट किए हुए अगर आप डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, वाटर को ड्रिंकिंग के लिए और बाथिंग के लिए अनफिट कर देगा। पहला इफेक्ट ये होगा। सेकंड, दूसरा इफेक्ट ये है अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है हमारे घरों से निकला हुआ, ये तो इंडस्ट्रियल वेस्ट बता दिया इन्होंने। तो जो डोमेस्टिक सीवेज होता है व्हेन रिलीज इनटू वाटर बॉडीज बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉज वाटर बोर्न डिजीज। अब क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रियल वाटर में तो क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल जो है ड्रिंकिंग वाटर और बाथिंग के लिए वाटर को अनफिट बना देते हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक सीवेज, घरों से निकले हुए जो पानी होते हैं, जो अनट्रीटेड वाटर होते हैं, तो सोचिए वो पानी कैसा होता है। मान लीजिए किचनी का पानी हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो बेसिकली पानी आपके सब्जियों का होगा, है ना, और आप जो भी खाना वाना बना रहे हैं तो वो होगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उस वाटर में कहीं ना कहीं सोचिए कि खाना भी मौजूद होता है ना, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, मिक्स होता है, लेकिन होता तो है ना। तो वो जो इतना सा खाना होता है वो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल नैनोमीटर के साइज का है, बैक्टीरिया जिसे आप नेक्ड आई से भी देख नहीं सकते, तो उसके लिए तो वो बहुत सारा खाना है। वो ऐसा खाना है कि भाई वो उससे तो पूरी लाइफ भी जिएगा, जीने के साथ साथ उस जो है वो अपनी जनरेशन भी बढ़ाएगा, जनरेशन बढ़ाने के साथ साथ वो अपना सारा काम कर लेगा, है ना। तो जब आप इनको डायरेक्टली अनट्रीट करके जब इनको वाटर बॉडीज में आप इनको रिलीज करते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, और फिर वही ऑर्गेनिज्म वाटर बोर्न डिजीज करते हैं। वाटर बोर्न डिजीज में आपका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमन डिजीज है वो है आपकी टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो ऐसी डिजीज है जो कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उसमें से कोई भी इंसान छूटा होगा, और एक बार जब ये बीमारी हो जाती है तो ये जल्दी छूटती नहीं। तो आपका सबसे पहले अगर मैं वाटर बोर्न डिजीज में नाम बताऊं तो आपका सबसे पहले तो टाइफाइड हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। दूसरी आपको बता दें तो कोलेरा। कोलेरा आप जानते हैं, कोलेरा बीमारी होती है जिसे हम लोग हेजा भी बोलते हैं। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, अभी तो उस पर काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। और हेजा जो बीमारी होती थी कोलेरा, इससे पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाते थे। अभी तो इसका इसका इलाज भी निकल गया है, तो अभी इस पर काफ़ी कंट्रोल है, तो कोलेरा जैसी बीमारी अभी नहीं दिखती है हमें। तो टाइफाइड अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोलेरा। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए एंड ई, हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये हो गई आपकी। इसके अलावा एक और डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं अमीबियासिस, ठीक है। ये सारी डिजीज जो है ये वाटर बोर्न डिजीज है, यानी कि वैसी डिजीज है जो कि जो अनट्रीटेड वाटर होता है उसे कंज्यूम करने से, या आप जिसे कह सकते हैं कि कॉन्टैमिनेटेड वाटर, ये बिल्कुल वर्ड सही है। कॉन्टैमिनेटेड वाटर को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपको ये सारी बीमारी हो सकती है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम फेरी बोट्स, अगर आप फेरी बोट से पानी ऑयल लीक हो रहा है, शिप से निकल रहा है, टैंकर से निकल रहा है, आर वेरी हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स। ये बात तो हमें पता ही है कि भाई वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है एंड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरीन लाइफ। मोreover द क्लीन अप प्रोसेस आल्सो कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज टू द मरीन हैबिट। तो यही बात है कि भाई जो वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट बता रहे हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल तरीके से इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वाटर को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, या डोमेस्टिक सीवेज को अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, या ऑयल स्पिल है, ऑयल लीक हो रहा है, तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। और कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल जो है वो वाटर को अनफिट बना देते हैं, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज जो है ये वाटर बोर्न डिजीज कॉज करते हैं, और जो ऑयल स्पिल वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ये मरीन लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। और अगर आप इनको क्लीन करना चाहो, क्लीन आप कैसे करोगे, आप ज़्यादा इसमें केमिकल्स यूज करोगे। जब वो केमिकल्स भी यूज करोगे तो अगर आप क्लीन अप प्रोसेस भी कर रहे हो तो भी मरीन लाइफ के लिए, मरीन हैबिटेट जो पूरे जो मरीन लाइफ जो होती है जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उन सभी को भी वो कहीं ना कहीं उनको भी इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं क्या बल्कि इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप उनको क्लीन करना चाहोगे तो भी कैसे क्लीन करोगे, केमिकल्स ही डाल के क्लीन करोगे, तो केमिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं मरीन हैबिटेट को तो खराब करेगा। चलिए ओके, तो ये बातें हो गई, वही इफेक्ट पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ लेते हैं। ये भी कुछ इफेक्ट्स हैं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर आल्सो लीड्स टू अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड नेस्टिंग ग्राउंड। और जाहिर है जब आप वाटर को पॉल्यूट करोगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। एक्वेटिक एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, वो बेचारे मर जाएंगे, मरेंगे तो उनकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, उनके जो रहने की जगह है उनका आप खत्म कर रहे हो, तो आपकी पूरी मरीन लाइफ को खत्म कर रहे हो, तो इससे भी वो उनके नंबर कम हो जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी
प्रजातियां हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं, जिन्हें आप देख ही नहीं सकते, ऐसे फिशेज जो कि पहले आपको दिखती थी अब नहीं दिख रही हैं, ठीक है। The wastewater released by factories and industries are the fertilizer rich that runoff from agriculture field is rich in organic matter। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो खेतों वगैरह से जो आप वाटर को, अनट्रीटेड वाटर को जब आप वाटर बॉडीज में आप उनको डिस्चार्ज करते हो, तो जो वाटर होता है, एक तो डोमेस्टिक सीवेज वाटर हो गया जो घरों से निकल रहा है वाटर, ठीक है, वो वाटर बॉर्न डिजीज करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा देते हैं। और जो एग्रीकल्चर से निकला हुआ वाटर होता है ना, जो खेतों से निकला हुआ वाटर होता है, तो वो जो वाटर होता है उसके अंदर फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। और वो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर जाकर के आगे ना ऐसे पेड़ों को, ऐसे छोटे छोटे क्या कह सकते हैं आप, न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर को, वो वाटर को न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं। न्यूट्रिएंट रिच का मतलब ये है कि उस वाटर में ऐसे एल्गीज का, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का की ग्रोथ होने लगती है जो कि मरीन लाइफ को खराब कर देते हैं। देखिए मैं आगे आपको समझा रही हूँ कि एक तरीके से इसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में बेसिकली आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं कहीं वाटर जो होता है ना वो पूरा ग्रीन हो जाता है। मतलब अगर आप ऊपर से देखो ना तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे किसी ने ग्रीन कलर कर दिया, कोई ऐसी रिवर या छोटा सा पॉन्ड आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो वाटर है पूरा का पूरा ग्रीन हो गया। तो वो बेसिकली ग्रीन किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली ग्रीन होता है एल्गी के ग्रोथ की वजह से। यानी एल्गी जो है वो एल्गल ब्लूम जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, वो एल्गल ब्लूम जो होते हैं वो अपनी जनरेशन को पूरे वाटर में फैला देते हैं। पूरे वाटर में फैला करके क्या कहते हैं, वो एक तरीके का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए वाटर चाहिए, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए उसको सारी चीज चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उस वाटर से ऑक्सीजन लेता है, और जो जितने भी और भी जो एयर से लेता है, सब जगह से ऑक्सीजन लेता है, और इस तरीके से वो मतलब जो ऑक्सीजन मरीन लाइफ को जानी चाहिए वो सारी की सारी वो ये एल्गल ब्लूम जो है वो खुद कंज्यूम करने लगता है। और इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो फिश है वो किसकी वजह से मरी। ये आप देखें, ये पानी कैसा लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन लग रहा है। तो ये पानी, इस पानी में एल्गीज है, वो एल्गल ब्लूम है, जो कि इन्होंने क्या किया, ये इतनी अपनी जनरेशन को बढ़ा दिया, पूरे वाटर में अपनी जनरेशन को बढ़ा दिया, और इस तरीके से, और उनको खुद जिंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसी को यूज करेंगे। और उसी को यूज करने की वजह से क्या होता है, जो बेचारे मरीन जो हैबिटेट होता है, मरीन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती कि वो जी पाए, और इस तरीके से वो बेचारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड लीचिंग। भाई जब आप फर्टिलाइजर्स को, जो खेतों में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह आप इनको जब आप वाटर बॉडीज में को रिलीज करते हो तो हम इसको बोलते हैं लीचिंग। अब ये क्या होते हैं, जब द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर रिजल्ट इन अ थिक ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो जब ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है जब वो वाटर बॉडीज में जाता है तो वहाँ पे एक नए तरीके के एल्गी जो है वो ग्रो अपने आप को ग्रो करने लगते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। और मेनी अदर वीड्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे आपको देखते ही होंगे कि कहीं कहीं वाटर में ना पूरे आपको मतलब उनको पूरा वो वाटर को ढक देते हैं। ऊपर से आपको लगेगा इसके नीचे वाटर ही नहीं है, बस प्लांट ही प्लांट है। और वो प्लांट क्या कहते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, और वो ऑक्सीजन वाटर ही से लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो वाटर से स्टार्ट कर देते हैं तो उनके नीचे जो जानवर होते हैं, जो बेचारे जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है वाटर से, तो वो क्या कहते हैं, सून दिस प्लांट्स कवर द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर। पूरे के पूरे सरफेस, वाटर के सरफेस को ये पूरा कवर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, राइट। And the algae use up so much oxygen that aquatic animals and other plants die due to the lack of it. और ऑब्वियसली इन एल्गेज को जो है अपने आप को जीने के लिए, जो वीड्स हैं इनको, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को जीने के लिए इनको तो चाहिए ही पानी, इनको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन वो खुद सारे की सारे कंज्यूम कर लेते हैं, और जो मरीन लाइफ होते हैं, जो मरीन में जो जानवर होते हैं, जो बेचारे एक्वेटिक जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इग्निशन ऑफ आर्म्स एंड वीपन्स रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ मर्क्यूरी। जो
अलग अलग वेपन्स यूज किए जाते हैं, जो आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिस पे वाटर के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारे ना वेपन्स का यूज किया जाता है। तो ये जब इनको वाटर में इनका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो इनके अंदर से केमिकल्स ही निकलते हैं, और बेसिकली ज्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो मर्क्यूरी होता है। और जब मर्क्यूरी है, मैंने मर्क्यूरी के बारे में आपको आई थिंक ये तीसरी बार ये जिक्र हो रहा है मर्क्यूरी का, कि जब मर्क्यूरी का अगर कोई भी इंसान अगर कंजप्शन करता है, अगर वो उसके दिमाग में अगर कहीं ना कहीं 1 ग्राम भी अगर मर्क्यूरी उसके बॉडी में चली जाएगी, तो वो मर्क्यूरी सबसे पहले क्या करती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको वो खत्म करने लगती है। ठीक है, और जब नर्वस सिस्टम इंसान का या किसी भी एनिमल का खत्म होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसको जो है मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसको बोलने में परेशानी होती है, यानी कि उसके जो लिम्स होती हैं, उसके जो लिप्स होती हैं, उसकी टंग जो होती है वो क्या होती है, सुन्न हो जाती है। ठीक है, सुन का मतलब सुन जानते ही होंगे आप, कि मतलब ऐसा लगता है कि उसमें जान ही नहीं है। ठीक है, या उसको दिखता भी नहीं है सही से। यानी कि मर्क्यूरी इतनी खतरनाक चीज है ना कि अगर कोई भी इंसान इसको कंज्यूम कर लेता है तो एक टाइम के बाद बहुत ही जल्दी उसकी जो है डेथ हो जाती है। So when water contaminated with mercury is used for drinking by animals and human beings, it causes numbness of limb. numbness का मतलब होता है सुन्न हो जाना, है ना, किसी भी चीज के ऐसे हो जाने कि उसमें जान ही नहीं है। कभी कभी हमारे भी अगर हम एक ही मतलब साइड पे बैठे रहते हैं तो हमारे पैर भी सुन्न हो जाते हैं। लिप्स, टंग बोलने में उसको ना हेजिटेशन होता है बोलने में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हकलाते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं। इट कैन बी ऑल्सो लीड ब्लड विजन, उनकी विजन भी ब्लड हो जाती है, उनको दिखता भी नहीं है सही से। मेंटल डिसऑर्डर्स तो होता ही होता है। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स है जो कि वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रहे थे, और ये वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत ही कॉमन इफेक्ट है जो कि आपको अपने आसपास दिख रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन से हम बच कैसे सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज सच एज लेग्स, पॉट्स एंड रिवर शुड बी अवॉइडेड। तो भाई जो हरकतें हम कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे ना करो ऐसी हरकतें, तो वही वाटर पोल्यूशन से प्रिवेंशन का एक बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। तो जो वाटर बॉडीज के नियर आप जो बाथिंग और वॉशिंग कर रहे हो तो आप ना करो, डायरेक्टली आप उसको वाटर को खराब कर रहे हो। एटलीस्ट आप अपने घरों में करते हो तो वो घरों का वाटर जो है पहले जाता है वाटर प्लांट में, जाता है वहां जाकर के ट्रीट होता है। ट्रीट होकर के अगर उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाए ट्रीटेड वाटर को, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी हरकतें नहीं किया जाए। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। तो जो इंडस्ट्रियल वाटर निकल रहा है, डोमेस्टिक वाटर निकल रहा है, उनको वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले अगर आप उनको ट्रीट कर दिया जाए तो उनके अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और इस तरीके से ना मरीन लाइफ इफेक्टेड होगी, ना ही हम लोग इफेक्टेड होंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो पॉल्यूशन कंट्रोल के रूल हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको स्ट्रिक्टली फॉलोड करवाए, सबसे फॉलोड करवाए। अगर कोई इंसान नहीं फॉलो कर रहा है तो चाहिए कि उसको पनिश किया जाए, है ना, उसके लिए कुछ पनिशमेंट रख दी जाए। तो इस तरीके से लोगों के जहन में भी बात आएगी कि हाँ भाई वाटर पॉल्यूशन से को प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करें। जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो नेचर ने बनाए हैं उनका यूज किया जाए। हर्बिसाइड्स का यूज किया जाए, शुड बी इनकरेज्ड, इनको बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग जो है वाटर पॉल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। पोर्टेबल वाटर किसे बोलते हैं, तो पोर्टेबल वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि पीने लायक होता है ना, पीने वाला पानी। जो पीने वाला पानी जो है, यहाँ पे इन्होंने इस बात का तज़किरा क्यों किया, वो इस वजह से किया क्योंकि हम वाटर पॉल्यूशन, हमारे पास जितना भी वाटर है, जो भी हम वाटर हमारे आसपास है, वो बेसिकली ज्यादातर वाटर जो है वो कैसा है, वो पॉल्यूट वाटर। तो इंसान को, किसी भी इंसान को ऐसा वाटर कंज्यूम करने से पहले उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग लायक वाटर जो है वो कौन सा है। इस वजह से यहाँ पे एक इन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक या एक्स्ट्रा पैराग्राफ दिया है कि भाई आप एक इंसान हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता पॉल्यूशन का इतना, है ना, क्योंकि भाई बेसिकली इंसान को ज़्यादातर वाटर का पॉल्यूशन का पता नहीं रहता कि भाई हमारे आसपास कितना वाटर पॉल्यूट है, या ऐसा है वैसा है। तो उसको इतनी जानकारी तो हो कि जो वो वाटर कंज्यूम कर रहा है वो वाटर कैसा है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशंस रखे हुए हैं कि अगर आप उन कंडीशंस पे अगर वाटर वो फिट बैठ रहा है तो इसका मतलब वो पोर्टेबल वाटर है, यानी कि वो ड्रिंकिंग वाटर है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, राइट।
सपोज यू फील थर्स्टी व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वुड यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ मडी पडल ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड पे चल रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, आपको रोड पे चल रहे हैं, आपको प्यास लग रही है और आपके आसपास एक पडल है, छोटा सा गड्ढा है और उसमें जो है वाटर ड्रिंकिंग वाटर है, गंदा पानी है उसमें, तो आप बताइए कि आप उसको पीना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे नहीं भाई। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पस शुड बी प्योर एंड फ्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स। तो भाई जो वाटर जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, तो उसका जो है जर्म्स से और केमिकल, हार्मफुल जर्म्स से और केमिकल से बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो अब कैसा वाटर कैसा दिखना चाहिए, कैसे, है ना? तो ऐसे ही वाटर को जो कि सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो ऐसे ही वाटर को जो कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए आप जो वाटर यूज कर रहे हैं, जो सुटेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक सैंपल दिया हुआ है कि भाई पोर्टेबल वाटर कैसा होना चाहिए। To be considered fit for human consumption, a sample of water should be transparent। तो भाई यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि वो वाटर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आप अगर उसको ट्रांसपेरेंट गिलास में रख रहे हो तो एकदम आपको दूर से ही दिखे, आप अपने पास भी जाओ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई गंदगी ना हो, कलरलेस हो, उसमें कोई कलर ना हो, ओडरलेस, है ना, उसमें कोई स्मेल ना हो, कोई गंध ना हो, उसमें एकदम साफ सुथरा वाटर। कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड सॉल्ट। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भाई आपको जिससे ऑक्सीजन को मापा जाता है, तो उससे आपको चेक करवाना पड़ेगा कि उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी डिजोल्व होनी चाहिए और सॉल्ट भी डिजोल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका वाटर इतना ज़्यादा प्यूरिफाई हो कि उसके अंदर एक भी मिनरल ना हो, जैसे हम प्योर वाटर बोलते हैं ना। जो प्योर वाटर होता है वो इसी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिनरल नहीं होता है ना। और जब किसी भी वाटर में कोई भी मिनरल नहीं होगा, तो जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो उससे पास नहीं होगी, क्योंकि उसमें मिनरल नहीं है। और मिनरल जो है वो आयंस में टूट जाते हैं और आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। तो यही बात है कि जो भी हम वाटर पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको इतना ज़्यादा उसको प्यूरिफाई करवा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा, जो आप देखते हैं ना कि घरों में जो यूज़ किए जाते हैं, फिल्टर वाटर जो यूज़ किए जाते हैं, तो घरों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत सारी ऐसी जो दुकानों पे जो वाटर मिलते हैं, तो आप उनको पिएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वे लगते हैं। तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा कड़वे इस वजह से लगते हैं, मतलब आपको पीना मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि उनको ना एक्स्ट्रा प्यूरिफाई कर दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा प्यूरिफाई वाटर, एक्स्ट्रा जो प्यूरिफाई कर दिया जाता है वाटर, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्यूरिफाई वाटर ना जो उसके अंदर से हमारे लिए जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं। और जब उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे बॉडी में जो यूजफुल मिनरल्स जाने चाहिए वो तो नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर उनकी कमी हो जाएगी। तो इस वजह से उस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन और कुछ मिनरल्स का होना भी ज़रूरी है। एंड टू बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उस वाटर का जो है हार्मफुल केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो अगर ऐसा वाटर है और इन तीनों कंडीशंस पे वो बिल्कुल खरा उतर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो बिल्कुल पोर्टेबल वाटर है, आप यू कैन यूज दिस वाटर। और यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जा सकता है। एक तो हम लोग अपने घरों में भी फिल्टर यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई फिल्टर जो है, हम अपने घरों में भी जो फिल्टर यूज़ करते हैं, जो मशीन यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए से भी कैसे प्यूरिफाई करते हैं। साथ साथ ये है कि और भी दूसरे जो होम प्यूरिफिकेशन है कि हम घरों पे कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। और जो लार्ज लेवल पे जो वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है वो भी कैसे किया जाता है, या जो वाटर को आप अनट्रीटेड वाटर को जो ट्रीटेड बनाया जाता है, यानी उसको पीने लायक जो बनाया जाता है, पॉल्यूट वाटर को जो पीने लायक बनाया जाता है, उसको कैसे किया जाता है। तो ये टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको भी आप पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Water supplied in our homes generally comes from rivers and is contaminated with suspended impurities such as sand, silt and clay soluble impurity, that is salt and also microorganisms। ये बात तो हमें पता ही है कि जो वाटर हमें सप्लाई किया जाता है, तो घरों में जो हमारे वाटर आता है, ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये वाटर बॉडीज से ही आता है। वाटर बॉडीज क्या है, वो पॉल्यूटेड हैं, ठीक है। तो उस पॉल्यूशन में क्या हो सकता है, उस पॉल्यूटेड वाटर का मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर सैंड होगी, कुछ रेत होगी, कुछ उसमें सिल्ट होंगे, छोटे छोटे कंकड़ जिसे हम बोल सकते हैं, क्ले होगा, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे, और भी जो डोमेस्टिक सीवेज है या इंडस्ट्रियल सीवेज है, इन सभी का मिक्सचर होता है वो वाटर।
और उसके अलावा उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो जब वाटर जो हमें सप्लाई किया जाता है वो बेसिकली क्लीन होता है। तो क्लीन जो वाटर हम तक आया तो वो कैसे आया, ठीक है। वाटर देयरफॉर हैज टू बी क्लीन एज अ लार्ज प्यूरिफिकेशन प्लांट्स बिफोर इट रीचेस आवर होम। तो जब वो हमारे घरों तक पहुंचता है, हमारे घरों तक पहुंचने से पहले उसको जो है बहुत ही बड़े लेवल पर उसको क्लीन किया जाता है, क्योंकि वो वाटर बेसिकली कोई भी वाटर हो वो पॉल्यूटेड होता ही है। The three main process through which water undergoes purification are sedimentation। पहला उनका सेडिमेंटेशन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से जो बड़े बड़े कंकर पत्थर जो होते हैं ना, जो ऊपर से दिखते हैं आपको कि भाई इसके अंदर पन्नियां हैं, कंकर हैं और पत्थर हैं, सैंड हैं वगैरह वगैरह, इनको जो है पहले अलग कर दिया जाता है। फिर उनको फिल्ट्रेट किया जाता है। फिल्ट्रेट इस लेवल पे कि भाई उसके अंदर जो छोटे छोटे इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं, छोटी बारीक सैंड्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है। एंड फिर उसको जो है क्लोरीनेशन कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो है केमिकल्स डाल करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। आफ्टर दैट ये तीनों प्रोसेस करने के बाद इन दोनों तीनों प्रोसेस करने के बाद जो है उनको वाटर तक हमारे घरों तक के उनको पहुंचाया जाता है। इसी को हम पूरा ये एक पूरे बड़े लेवल पे होता है और यही बड़े जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है बिलो फिगर आउटलाइंस द वेरियस प्रोसेस एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक मिनट जरा, या अच्छा ये वाला ये फिगर यहाँ पे आ गया। तो चलिए पहले इसी को पढ़ लें, है ना भाई, जो इसको पढ़ लेते हैं फिर हम जाकर के वाटर उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर इज मेड फ्री ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ डर्ट एंड पम्प्ड इनटू रिजर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफिकेशन के बता रहे हैं कि भाई प्यूरिफिकेशन के जो स्टेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अपनी बुक खोलिए, आपकी बुक में जो है ना थोड़ा सा अलग डायग्राम है लेकिन सेम यही बातें लिखी हुई है ना, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं वाटर को वहां से कलेक्ट करते हैं और उनको रिजर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें जाकर के उनको पंप कर दिया जाता है। और उस वाटर के अंदर आपको बताइए कि बड़े बड़े पीसेस होते हैं डर्ट के ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है, वाटर इज स्टोर्ड इन फ्लोकुलेशन टैंक विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग लम्प्स ऑफ पार्टिकल्स फॉर देयर इजी रिमूवल। तो उसके बाद जो है वो वाटर को वहाँ पे स्टोर किया जाता है एक फ्लोकुलेशन टैंक में। वहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े जो पीसेज होते हैं ना, जो बड़े बड़े चीजें होती है, जो बड़े बड़े क्ले या डर्ट होती है, उनको जो है वहाँ से वो अलग हो जाता है। हो गया, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड क्या हो गया, वाटर इज अलाउड टू स्टेन इन लार्ज टैंक्स सो दैट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये बात मैंने आपको बताई थी कि वाटर को उसके बाद क्या किया जाता है, जब बड़े बड़ी उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं तो वाटर को ना एक बड़े से टैंक में उसको अनडिस्टर्ब करके, उसको छेड़ना नहीं है, बहुत टाइम तक के कई घंटों तक के उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। जब उसको छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर की जो छोटी छोटी गंदगी होती है, जो छोटे डर्ट्स होते हैं, वो जाकर के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इस जो वाटर है जो ऊपर, ये जो नीचे गंदगी जो नीचे बैठ गई, जो ऊपर का वाटर है इसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। निकालने के बाद वाटर इज पास थ्रू फिल्टर बेड्स टू रिमूव ऑल अदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो ये ऊपर का वाटर है, अब भाई ऐसा तो नहीं है कि जो हमने इसको नीचे सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस करवाया था इसके अंदर सारी ही गंदगी निकल गई, नहीं। इसके बाद जो ये वाटर ऊपर का निकाला, इसको भी फिर उसके बाद जो है इसको फिल्टर पेपर के जरिए से इसको दोबारा से फिल्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेट कर दिया गया। फिल्ट्रेट करने के बाद जो फिल्टर वाटर हुआ उसको हम ऐसे टैंक में रख देते हैं एंड देन उसको क्लोरीनेट किया जाता है। वाटर इज क्लोरीनेटेड बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल एनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्रेजेंट इन दिस स्टेज। तो इस स्टेज में क्या कर दिया जाता है कि उसके अंदर उसको क्लोरीनेट किया जाता है, उसको ना साफ, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, उसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है। तो उसके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेडिमेंटेशन में भी फिल्ट्रेशन में भी साथ साथ आ रहे थे, उनको भी मार दिया जाता है, ठीक। आफ्टर दैट फिल्टर, फिर उसको दोबारा से फिल्टर किया जाता है। फिर फिल्टर वाटर इज स्टोर्ड, फिर उसको जो फिल्टर करे, मतलब ये सारी चीजें करने के बाद फिर उनको वापस से फिल्टर किया जाता है दोबारा से, फिर वो स्टोर हो जाता है और फिर जो है उसको हमारे घरों तक के पहुंचा दिया जाता है। वाटर इज सप्लाइड टू होम्स एंड फैक्ट्रीज बाय ह्यूज वाटरमैन्स, ठीक है। तो भाई बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई रहती है शहरों में, है ना, और साथ साथ मोटे मोटे पाइप्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, उनके जरिए से हमारे घरों तक के पानी आता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई पहले सेडिमेंटेशन किया जाता है ना, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर क्लोरीनेशन किया जाता है।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन वगैरह क्या चीज़ है। Impure water can be purified by various methods such as filtration, distillation and sedimentation. Filtration क्या है कि filtration in this method insoluble impurities are removed by passing impure water through a filter or filter paper. तो भाई सिंपल सी बात है, इसको क्या किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक वैसा वाटर है जो कि impure वाटर है, यहाँ पे फिल्टर वाटर लगा दिया गया है, ठीक है, और उसको उसमें डाला जाता है। तो ये एक फनल है, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा हुआ है, इसके जरिए से उसको जब हम वाटर को इसमें डालते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाती है और जो वाटर है वो फिल्टर होकर के यहाँ पे आ जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। सेकेंड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन अभी हमने पढ़ा, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो छोटे जो वाटर फिल्ट्रेट करने के बाद, फिल्टर करने के बाद उसके अंदर जो वो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अलग प्रोसेस है कि भाई हम उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, सेकंड प्रोसेस है वाटर को प्यूरिफाई करने का सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में बेसिकली करना क्या है कि जो वाटर है उसको अनडिस्टर्बली उसको जो है 3 या 4 घंटे तक के 5-6 घंटे तक के अनडिस्टर्ब करके उसको बिल्कुल भी बिना छेड़े छाड़े उसको छोड़ देना है। तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज नीचे आकर के बैठ जाएगी, जो सैंड होंगे वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे और प्योर वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा। In this method, impure water is allowed to stand undisturbed in a container, which allows insoluble impurities such as mud to settle at the bottom as sediments. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो वही मैंने अभी बताया, कंटेनर में वाटर को रख देते हैं और अनडिस्टर्ब कर देते हैं, उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल ऐसा नहीं हिला रहे हैं जाकर के बार बार चेक कर रहे हैं, नहीं, उसको 5-6 घंटे तक के ढक करके उसको रख देना है। तो आप खुद ही देखते होंगे, अगर आपको भी कभी ऐसा ही होता है कि पानी आपका गंदा है, कुछ देर तक कि उसको अगर बकेट वगैरह में छोड़ दो तो नीचे जाकर के गंदगी जमा हो जाती है और ऊपर जो है वो वाटर फिल्टर होकर के यानी साफ वाटर दिख जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्लीन वाटर कैन बी देयर आफ्टर बी ट्रांसफर्ड इनटू अ क्लीन कंटेनर बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। जो उसके बाद जो हम ये जो प्लेन वाटर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अलग कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंट जो वाटर है, नीचे गंदगी जमी हुई है, उसको हमने अलग कर लिया, इसी प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के जरिए से भी हम जो है वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? डिस्टिलेशन में बेसिकली मैं आपको बताऊं तो डिस्टिलेशन में होता क्या है कि वाटर को ना जो एक बॉइलिंग फ्लास्क होता है या आप एक कंटेनर में वाटर को ऐसे ही, इसको डिस्टिलेशन का जो मेथड होता है ये बेसिकली इसमें होता है, लेबोरेटरी में होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर को बॉईल कराया जाता है और वाटर को बॉईल करके स्टीम बना दिया जाता है। ठीक, और स्टीम बनाने के बाद भाई वाटर, जितना भी वाटर होगा वो सारा का सारा स्टीम बन जाएगा और जो उसकी इम्प्योरिटीज होंगी वो तो स्टीम बनने से रहेंगी, वो क्या होंगी, वो नीचे ही रह जाए। तो वो जो स्टीम होता है ना, वो क्या होता है, वो यहाँ से यहाँ पे एक ऐसा पाइप से लगा दिया जाता है। ठीक है, और वो स्टीम यहाँ पे कूलिंग वाटर होता है, मतलब यहाँ पे ठंडा करने के लिए कुछ डाला जाता होगा। तो वो यहाँ पे जो है ठंडा करने के लिए वाटर को यहाँ पे ठंडा कर दिया जाता है और वो ठंडा जो वाटर, जब वाटर स्टीम बन के जब ठंडा होता है तो क्या होता है, वो जाकर के वाटर ही बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात होती है कि जो डिस्टिलेशन मेथड में इम्प्योर वाटर इज फर्स्ट हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो पहले वाटर को ना स्टीम तक, यानी उसको स्टीम, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है तो उसको स्टीम बना दिया जाता है। स्टीम बनाने के बाद उसको एक पाइप के जरिए से उस पाइप में कूलिंग वाटर डाल देते हैं या ऐसा मेथड लगा देते हैं कि उस पाइप में जो वाटर जो है वो ठंडा हो जाए। और आप जानते हैं कि जब पानी स्टीम बन करके, भाप बन करके जब ठंडा होता है तो क्या होता है, वापस से पानी बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी, जो जितना वाटर होता है वो हमें पूरा मिल जाता है। इतना ज़्यादा तो नहीं मिलता जितना हमें चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टीम में तो वाटर थोड़ा सा रिड्यूस हो गई, कम हो गई, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल प्योर वाटर मिल जाता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो तो आपकी स्टीम नहीं बनेगी, तो इम्प्योरिटीज़ यहीं पर रह जाती हैं और जो हमारे पास जो वाटर होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, एकदम प्योर वाटर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, The impurities are left behind the container. The steam is then passed through a condenser. तो एक कंडेंसर से स्टीम जो है वो पास होता है यहाँ से, where it cools, जहाँ पे उसको ठंडा कर दिया जाता है, ठंडा ही हो जाता है, and change back into liquid water. तो फिर वो वाटर लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जिसके जरिए से हम लोग जो है वाटर को प्योरीफाई कर रहे थे। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम अपने घरों में कैसे वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। और जो घरों का जो मेथड है, घरों में जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमें वाटर को प्योरीफाई करना चाहिए। ऑल्दो वाटर प्योरीफाई आता है हमारे पास, जो हमारी टंकियों में, जो हम ज़्यादा वाटर कहाँ से पिएंगे, अपनी टंकियों से पिएंगे,
तो बेसिकली वो वाटर प्योरीफाई होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उस वाटर को ज़रूर प्योरीफाई करना चाहिए घरों में जो मेथड होते हैं उनके ज़रिए से, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी हम उस वाटर को, जो वाटर आ रहा है उसको हम कंजप्शन कर रहे हैं, देन फिर भी हमें बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वाटर फुल्ली प्योरीफाई नहीं है। हम अगर कर लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम चलिए अब देख लेते हैं कि भाई वाटर जो घरों में प्योरीफाई हो रहा है वो कैसे होता है। द वाटर सप्लाई टू अवर होम्स मे नॉट बी एंटायरली फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज। तो भाई ये बात तो हमें पता ही है कि हमें अगर बीमारियां हो रही हैं उस वाटर को कंजप्शन करने से, उस वाटर को कंज्यूम करने से, अगर हमें फिर भी बीमारी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री नहीं है। ऑल्सो इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स वाटर इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम वेल्स, हैंड पंप्स एंड रिवर्स। और इसके अलावा जो छोटे गांव में वगैरह में हैंड पंप्स लगे हुए होते हैं, वेल्स कुएं लगे हुए होते हैं, और जो रिवर्स से डायरेक्टली लोग पानी लेते हैं एंड देन उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे वाटर को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा खतरा है ऐसे वाटर को कंज्यूम करने का। तो इस वजह से चाहिए कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड होम्स बिकम नेसेसरी। इस वजह से घरों पे प्योरिफिकेशन करना जरूरी है। दिस कैन बी डन बाय बोथ फिजिकल, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग, यानी भाई फिजिकली आप उसको कर सकते हैं कि आप उसको बॉइल कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, ताकि उसके अंदर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इवन कि जब आपको टाइफाइड होता है ना या ऐसी कोई भी बीमारी होती है, तो आपको चाहिए कि वाटर को बॉइल कर लें। ऑल्दो वो फिल्टर है, लेकिन फिर भी आप उसको बॉइल करें। एंड केमिकल्स का मतलब ये है कि आप उसमें कुछ ऐसी केमिकल टैबलेट जो आती हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के टैबलेट्स आते हैं, या इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर जो होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ दिस। तो पहले हम लोग बॉइलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग वाटर इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, सबसे इजीएस्ट वे है। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट द वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक के 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा मत सोचिएगा कि वाटर आप जब से वाटर को आपने चूल्हे पे रखा तो उस वक्त से आप 10 to 15 मिनट नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉयल होने लगे ना, उसके बाद आपको 10 to 15 मिनट तक के उसको बॉयल होने देना है। ठीक है, तो आपको भाई 10 to 15 मिनट आप बॉयल करने में लगा रहे हैं और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में एटलीस्ट उसको 3 to 4 मिनट लगेगा, तो कुल मिला के जो पूरा प्रोसेस होगा ये आपका 20 मिनट्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको क्यों करना है ऐसे 10 to 15 मिनट्स, ताकि उसके अंदर जो जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाए। ठीक है, ये तो पहला प्रोसेस हो गया और सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस क्या है? एडिशन ऑफ केमिकल टैबलेट्स। कुछ ऐसे क्लोरीन के टैबलेट्स आती हैं, ऐसी ही दिखती हैं वो, उनको अगर आप ऐड कर दें उसमें तो वाटर प्योरीफाई हो जाता है। केमिकल्स सच एज क्लोरीन टैबलेट्स और पोटेशियम परमैंगनेट can be added to water from wells and water tanks to kill harmful microorganisms and germs। तो अगर आपके पास वाटर टैंक है, वैसे भी वाटर टैंक होता ही है घरों में जो छतों पे होता है, तो आप जा करके उसमें अगर क्लोरीन की टैबलेट डाल दें या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की टैबलेट डाल दें, तो वाटर जो है वो आपका काफ़ी हद तक के वो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जर्म्स मर जाते हैं और वाटर जो आपका प्योरीफाई हो जाता है। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आप अपने मार्केट से ला करके भी आप अपने घरों में कर सकते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स। इसके अलावा क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत सारे अमाउंट में ये आपके पास होते ही मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इनको लेकर के आ जाइए, इनमें वाटर डालिए और इजीली आप अपने वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं एंड कंज्यूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स हैव अ माइक्रो पोरस फिल्टर। इसके अंदर माइक्रो पोरस फिल्टर होते हैं, कार्बन इन अ सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो इनके बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ों को यूज किया जाता है। माइक्रोपोरस जो होते हैं फिल्टर स्टेज फिजिकल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर सच एज डस्ट, रस्ट, डर्ट एंड मड। जो माइक्रोपोरस फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, जो उसके अंदर फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, रस्ट हो गया, डर्ट हो गया, उसके अंदर मिट्टी हो गई, तो उसको अलग करते हैं। और कार्बन क्या करता है, कार्बन एब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो भी कोई ऐसी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है जो हमें हार्म कर सकती हैं, तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन, और इस तरीके से हमारा वाटर जो है वो फिजिकली केमिकली हर तरीके से हमारा वाटर जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। एंड रिमूव्स अनवांटेड टेस्ट एंड ऑर्डर। और इसके अलावा कार्बन का काम ये होता है कि वो उसके अंदर जो अनवांटेड टेस्ट होता है, जाहिर है उसके अंदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होगी तो उसके अंदर कुछ ऐसा उसका टेस्ट भी आ सकता है, गंदा टेस्ट हो सकता है या बदबू भी आ सकती है ना। और तो इस तरीके से वो जो है पूरा जो इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर होता है ये हर तरीके से वाटर को बिल्कुल साफ कर देता है। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ये बिल्कुल मार देती हैं। तो ये मेथड्स थे जो कि घरों पे हम अपने करके हम अपने वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं।
ओके, तो आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ ऐसा बीच में कुछ मैंने कैसे स्टडी वगैरह को छोड़ दिया है बिकॉज मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना था एंड अगर मैं उसको लेती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो हाँ, मैं इसको अगले पार्ट में उसको ले लूँगी इंशाल्लाह। और कुछ हमारे बीच में एक्सरसाइजेस वगैरह भी रह गई हैं तो हम उनको भी ले लेंगे, तो आप उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आपको पता है कि आज हम लोगों ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है, आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे एंड टेस्ट होगा और इसके साथ साथ ही हमारी बुक कंप्लीट। तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय बाय, टेक केयर।